नाजरीन आदाब, सियासत टीवी के रास नशरियात में आपका इस्तकबाल है। आलमी, कौमी, इलाकाई ताज़ा खबरों और नए मौज़ूआत के साथ मैं सैयद इस्माइल ज़बीउल्लाह और मेरे हमरा सीनियर सहाफ़ी सज्जादुल हसनैन आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर है। नादरीन, आज की हम शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर से जो अभी अभी हमारे पास पहुंची है। अभी ये बाविसों ज़राए से ये खबर आई है कि छत्तीसगढ़ के नारायणपुर ज़िले में सिक्योरिटी फोर्सेस, सलामती दस्तों और माओविस्टों के दरमियान में एक तसादुम पेश आया, जिसको इनकाउंटर का नाम भी कहा जा सकता है। इनकाउंटर पेश आया जिसमें 28 माओविस्ट जो है वो मारे गए, इस तरीके का दावा पुलिस की जानिब से किया जा रहा है। और इसमें एक बड़े और मतलब इंतहाई मतलूब एक माओविस्ट नामबाला केशव राव, जिसको बसवराजू भी कहते हैं, वो भी इस मुठभेड़ में मारे गए हैं, जिस पर 1.5 करोड़ का इनाम जिसके सर पर रखा गया था। तो इसी से हम आज की शुरुआत करते हैं। जी सज्जाद साहब। जी यकीनन, देखिए आपको याद होगा कि हालिया दिनों में छत्तीसगढ़ और फिर उड़ीसा और फिर तेलंगाना के सरहदी इलाकों में जो है नक्सलाइट्स माओविस्टों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ तेज़ कर दी गई थी। और फिर हालिया दिनों में ही हम, जहाँ तक मेरा ख़्याल है, गुज़िश्ता 1.5 से 2 महीने के बीच में बहुत बड़े पैमाने पे ख़ास तौर पे छत्तीसगढ़ में, जी, बस्तर ज़िले में और फिर जो है छत्तीसगढ़ से लगी सरहदों में, मुख्तलिफ़ रियासतों की सरहदें जो छत्तीसगढ़ से लगती हैं, उन सरहदों में नक्सलाइट्स के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई। और फिर जो है ये जो तादाद आप बता रहे हैं कि 28, इससे पहले भी 27 नक्सलाइट्स की मौत हो गई थी। इससे पहले भी जो है बहुत बड़े पैमाने पे नक्सलाइट्स की अमवात की जो है ख़बरें आती रही हैं। जब देखिए आज से 1 महीना पहले पहलगाम वाक़ये से पहले की बात है कि छत्तीसगढ़ में इस तरह का एक इनकाउंटर हुआ था जिसमें 27 नक्सलाइट्स की मौत हुई थी। उसके बाद अमित शाह वहाँ गए थे, वज़ीर दाखिला, और उन्होंने जो है नक्सलाइट्स को इंतबा दिया था कि या तो आप कौमी धारे में आ जाएं, सरेंडर कर दें, या फिर जो है हम इस इलाके से नक्सलाइट्स के खात्मे के लिए बाज़ाब्ता जो है मुहिम चलाएंगे या मुहिम चला रहे हैं। उन्होंने कहा था, उन्होंने अज़्म ज़ाहिर किया था कि इस साल के आखिर तक, 2025 के आखिर तक जो है इस मुल्क से नक्सलाइट्स का खात्मा कर दिया जाएगा। उसी मिशन के तहत छत्तीसगढ़ में मुसलसल ऑपरेशन हो रहे हैं। वहाँ की जो है मुकामी पुलिस के अलावा नीम फौजी दस्तों की भी जो है मदद ली जा रही है। और फिर उसके बाद जो है कार्रवाइयाँ जंगलों में, डीआरजी की भी उसमें मदद है। मध्य का इलाका है, दंतेवाड़ा है और बीजापुर और नारायणपुर, ये वो इलाके हैं छत्तीसगढ़ के जहां पर ये इनको जो नक्सलवादियों का, नक्सलाइट्स का, माओविस्टों का एक गढ़ माना जाता है। तो साहब, यहाँ से मुख्तलिफ ज़राए से मुख्तलिफ रिपोर्ट्स भी निकल कर आती हैं। हालिया दिनों में हैदराबाद में उस्मानिया यूनिवर्सिटी कैंपस में स्टूडेंट्स, स्कॉलर्स, PhD स्कॉलर्स की जानिब से, रिसर्च स्कॉलर्स की जानिब से राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में आया था, जिसमें यह कहा गया था कि जो दानिश्वर हैं उन्हें अमन मुज़ाकरात के लिए ख़ास तौर पे आगे आने की ज़रूरत है। उसमें तेलंगाना की मारूफ शख्सियतें जैसा कि जिस तरीके से हम कह सकते हैं कि प्रोफेसर कोदंडाराम, प्रोफेसर हरगोपाल और बहुत सारे लोग, उस्मानिया यूनिवर्सिटी के मायनास जो लेक्चरर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, उन्होंने इस तकरीब में कांग्रेस की जानिब से SC के जो एक बड़े चेयरमैन, बड़े लीडर हैं बेल्लैया नायक, ये तमाम लोगों ने उसमें शिरकत की थी। इत्तेफाक से मैं वो प्रोग्राम अटेंड किया था मैंने, तो मुझे याद रहा वो। तो ये नौजवानों ने, उस्मानिया यूनिवर्सिटी के जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं, उन लोगों ने, स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन ने प्रोग्राम मुनक़िद किया था। उनका कहना था कि ये इसमें जो है मुज़ाकरात, अमन मुज़ाकरात माओविस्टों के दरमियान में हो या फिर ये सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान में, हुकूमत के दरमियान में अमन मुज़ाकरात के ऊपर बात करने की सख्त ज़रूरत है। इस तरीके के इल्ज़ामात भी सामने आते हैं कि माओविस्टों के नाम पर जो है वहाँ के जो रिहायशी हैं, जो इन इलाकों में, जिस तरह के दंतेवाड़ा है, नारायणपुर है, बीजापुर है, मध है, इन इलाकों में जो क़याम पजीर हैं, कबायली लोग हैं, कबायली लोगों को भी निशाना बनाने का काम किया जाता है। इस तरीके के इल्ज़ामात भी सामने आते हैं। और ये भी बातें निकल कर जब इस तरीके का वाक़या पेश आता है, बड़े पैमाने पर कोई इनकाउंटर होता है, तो इनकाउंटर के बाद जो तासुरात,
जो आवाम से बातें निकल कर आती है उसमें ये भी बात सामने आती है कि वो कबायली इलाका है, कुदरती वसाइल से माला माल है, कुदरती वसाइल को सरमायादारों के हवाले करने के लिए इस तरीके का एक माहौल वहां पर बनाने का काम किया जा रहा है। यकीनन देखिए, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि मुख्तलिफ अवामिल इस सिलसिले में काम करते हैं। ख़ास तौर पे देखिए, जंगलात पे हम देखते हैं, घने जंगलात, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे वो झारखंड हो, चाहे वो जो है यूपी के इलाके हों, वहाँ, या फिर हम आसाम के इलाकों की बात करेंगे, सेवन सिस्टर्स की हम बात करेंगे, वहाँ घने जंगलात में नक्सलाइट्स का डेरा रहा है हमेशा, मादी में भी। और उन घने जंगलात के हवाले से देखिए, बहुत सारे जो है सरमायाकार होते हैं, बहुत सारे जो है इलाके के वो लोग होते हैं जो जिनका इन जंगलात से मफाद जुड़ा होता है। उन जंगलात से लकड़ी लेना या फिर उन कुदरती वसाइल से मालामाल इलाके हैं, बिल्कुल मादनियात के बहुत मादनियात भरे पड़े हैं इन इलाकों में। तो वहाँ से वहाँ कानकनी करना या फिर उन जंगलों की कटाई करना या फिर उन जंगलों से जो है जो लकड़ी लेना, सबसे देखिए नक्सलाइट्स के लिए सबसे बड़ा झगड़ा माजी में अगर हम तारीख उठा के देखें तो नक्सलाइट्स का सबसे बड़ा एतराज़ लकड़ी पेड़ काटने पे होता था, जंगलों की कटाई पे उनका एतराज़ होता था। और जाहिर सी बात है कि जब जंगलों में वो छुपे हैं या फिर जंगलों में उनके ठिकाने हैं तो वो नहीं चाहेंगे कि जंगल के अतराफ़ के इलाके धीरे धीरे कटते रहें। और वैसे भी जो है इस मुल्क में आप देखिए कि जंगलात की कटाई एक बड़ा मसला बन गया था और तेज़ी से जंगल जो है काटे जाने लगे थे लकड़ी की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए, जिसके नतीजे में आज हम जो है एक माहौलियाती जो है आलूदगी का शिकार होते जा रहे हैं। हम इसको हम बोल सकते हैं कि माहौलियाती डिजास्टर बोल सकते हैं, बिल्कुल तबाही का शिकार होते जा रहे हैं। तो इब्तिदा जो हुई है 80 की दहाई की हम बात करेंगे या उससे पहले की बात करेंगे, 70s की हम बात करेंगे, तो ये झड़पों की इब्तिदा जो है इन्हीं सरमायाकारों और नक्सलाइट्स के बीच जो है यही तनाज़ा था कि आप यहाँ से पेड़ क्यों काटते हैं। पेड़ दो चीजें इसमें, दो अवामिल कारफरमा इसमें रहे हैं हमेशा। एक तो ये तो जंगलात की कटाई है, दूसरा ज्यादतियां जो हैं। ये नक्सलाइटों ने हमेशा, माओइस्टों ने हमेशा इस बात को ही पेश किया है कि भाई जब जुल्म बढ़ जाता है तो जो लोग हैं वो हाथों में अपने कानून लेने या हथियार उठाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो इस तरीके की बातें निकल कर आती हैं। तशद्दुद, किसी भी माशरे में तशद्दुद की कोई गुंजाइश नहीं है। मुहज़्ज़िब माशरा जो है वो कभी तशद्दुद को बर्दाश्त नहीं करता, मगर हुकूमत को ख़ास तौर पर इस तरीके के मामलात में जो दर्जे फहरिस्त कबाइल है, जो दर्जे फहरिस्त कबाइलियों के हुकूक़ हैं, जो दर्जे फहरिस्त कबाइलियों के हुकूक़ के तहत जिन इलाके उनके तहत आते हैं, उन इलाक़ों में उनके मफादात को, दर्जे फहरिस्त कबाइलियों के मफादात को महफूज करने का काम जो है, उनमें एतमाद बहाल करने का काम जो है, उनमें एतमाद पैदा करने का काम जो है वो हुकूमत का है। देखिए, सबसे बड़ी बात यही है कि हुकूमत अगर जो है नेक नियति के साथ काम करेगी तो इस तरह के मसाइल पैदा नहीं होंगे। अब देखिए, मोटी सी मिसाल है हमारे सामने कि किसान क्यों सड़क पे आए। किसानों के लिए एक तरमीमी कानून लागू किया गया। उस तरमीमी कानून से किसानों को इस बात का एहसास हुआ कि सरमायाकारों को किसानों पे मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है। तो जिसके नतीजे में किसान सड़कों पे आ गए और हुकूमत बार बार किसानों से कह रही है कि कानून आपके फ़ायदे का है। देखिए, अब आज वक्त कानून जो बना है, इस कानून, देखिए जब लोग सड़कों पे है तो आप बार बार ये बावर कराने की क्यों कोशिश करते हैं कि ये आपके मफाद में कानून है। सवाल, सबसे बड़ा सवाल ये है। तो उस कानून के पसे पर्दा कार फरमा जो बददियानतियाँ होती हैं वो इस तरह के जो है हालात पैदा करती हैं, बगावतें होती हैं। देखिए, ये नक्सलाइट्स का मसला कोई नया मसला नहीं है, पूरी तारीख मसला। आप देखिए, आप मदर इंडिया फिल्म देखिए 1950 की, वहाँ पे आप जो है गंगा जमुना फिल्म देखिए। ये जो फिल्में उस ज़माने में बनती थी वो एक वाक़ये को जो है वो लोग जो है कहानी की शक्ल में पेश करते थे। आप गंगा जमुना देखिए, समाज की अक्कासी, समाजी मसाइल की अक्कासी बिल्कुल गाँव के सरमायादार या गांव का जो है
जो ठाकुर होता है, जो भी गांव का जो है जमींदार होता है, वो जब गांव वालों पे, खास तौर पे जो है पसमानदा तबकात के लोगों पे जो जुल्म करते थे, तो मजबूरन वो हथियार उठाने के लिए मजबूर हो जाते थे। तो इस तरह की देखिए बैंडिट क्वीन एक बहुत मशहूर फिल्म रही है। उस फिल्म की में एक खातून का बंदूक पकड़ना, हथियार हाथ में लेना, क्यों, इसकी वजह क्या थी? तो इन वजूहात पे भी हुकूमतों को इस तरह से जो है इनकाउंटर करके नक्सलाइट्स को ख़त्म करने के बजाय इन वजूहात पे तवज्जो देने की ज़रूरत है। देखिए अमित शाह दंतेवाड़ा में आए थे, जैसा कि मैंने अभी तज़किरा किया, वज़ीर दाखिला दंतेवाड़ा में आए थे, वहाँ पे एक बड़ी रैली से खिताब किया। उन्होंने कहा कि हम जो है नक्सलाइट्स का ख़ात्मा कर देंगे, इस बात का अज़्म किया। तो अब यहाँ सवाल ये है कि यकीनन नक्सलाइट्स का ख़ात्मा होना चाहिए, यकीनन जो है तशद्दुद के लिए समाज में, किसी भी अमन पसंद समाज में जगह नहीं है, लेकिन क्या ये ख़ात्मे का तरीक़ा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। देखिए आप उनको एतमाद में लीजिए, उनके साथ बात कीजिए, जैसा कि अभी आपने तज़किरा किया कि उस्मानिया यूनिवर्सिटी में इस मसले पे एक सेमिनार हुआ जिसमें कहा गया कि बातचीत के मेज़ पे अमन मुज़ाकरात के लिए दानिश्वरों का रोल जो है, आप कन्विंस कीजिए, आप उनको बताइए कि देखिए बहुत सारे नक्सलाइट्स कौमी दायरे में भी आते हैं, तो उनकी ये शिकायत होती है कि उनसे जो वादे किए गए थे वफ़ा नहीं किए गए, पूरे नहीं किए गए। तो आप उनको नई ज़िंदगी देने के लिए आप क्या करेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। आप कैसे उनको जो है कौमी धारे में लाएंगे। मंजर और पस मंजर का जायजा लेने की यकीनन जरूरत है, हुकूमत को जायजा लेने की यकीनन जरूरत है, मंजर और पस मंजर की। यहाँ पर अहम बात ये भी है कि भाई आप आदमी नक्सलाइट क्यों बन रहा है, हाथों में हथियार उठा क्यों रहे हैं। उन इलाकों के लोग जहाँ पर मादनियात हैं, जो कुदरती वसाइल से मालामाल जो इलाके हैं, जैसा कि दंतेवाड़ा, बीजापुर और नारायणपुर और मेध जो इलाका है, छत्तीसगढ़ के जो इलाके हैं, झारखंड के जो इलाके हैं, वो जो मादनियात से लबरेज इलाकों में अवाम जो है, वहाँ के लोग जो हथियार उठा क्यों रहे हैं। अगर वहाँ की अवाम हथियार नहीं उठा रही है तो वो वहाँ पर रहने वाले जो माविस्ट हैं, जिनको माविस्ट कहा जा रहा है, उनका प्रोटेक्शन क्यों कर रहे हैं, उनकी हिफाजत क्यों कर रहे हैं। इन तमाम चीज़ों पर भी आपको गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है। ख़ास तौर पर हुकूमत के जिम्मेदारान को इन तमाम चीज़ों पर गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है। ख़ास तौर पर छत्तीसगढ़ में ये शिद्दत पकड़ने की वजह जो है, नक्सलाइटों की जानिब से सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला किया गया था, उसमें जवान शहीद हुए थे, हमारे जवान शहीद हुए थे। यकीनन वो मुल्क की हिफाजत सरहद पर और सरहद मुल्क के अंदर हमारे जवान हिफाजत करते हैं, उन पर हमला किया गया था, उसमें जवानों की मौत हो गई थी। तो उसके बाद से फिर ये ऑपरेशंस जो है माओवादियों के खिलाफ में शिद्दत इख्तियार करे हैं। तो ये दोनों फरीक़ैन को इस मामले पर सोचना चाहिए, हुकूमत को भी सोचना चाहिए, सिक्योरिटी फोर्सेस को भी सोचना चाहिए और माओवादियों को भी सोचना चाहिए कि भाई जो जवान मुल्क के अंदर, मुल्क के बाहर सरहद पर और मुल्क के अंदर हिफाजत करें, उनके मतलब उनके ऊपर इस तरह का जानलेवा हमला जो है वो हम बिल्कुल उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। माशरा उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। यकीनन माशरा उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। बहरहाल जो है ये वाक़या हुआ है, अमवात हुई हैं, इसका अफसोस है, लेकिन जो है इस मसले को निपटने का क्या यही एक वाहिद रास्ता है, ये भी हुकूमत को बिल्कुल सोचना चाहिए हुकूमत को। सर साहब, और एक खबर ये आज सुबह बिल्कुल इब्तदाई सातों की 21 मई की जो जहारशुम्बे की जो सुबह 5:45 के वक्त एक इंधोनाक वाक़या जो है हयात नगर इलाके में, जो फिलहाल ग्रेटर हैदराबाद का हिस्सा हो गया है, वहाँ पर एक लॉरी डीसीएम और कार के दरमियान में तसादुम पेश आया। तसादुम में कुछ नौजवानों की मौत हो गई। सज्जाद साहब, ये सड़क हादसे, इस पर हमने ख़ास तौर पर सियासत टीवी की जानिब से एक खुसूसी प्रोग्राम भी पेश किया गया था, उसमें दानिश्वरों की राय भी हासिल की गई थी। ये सड़क हादसों की रोकथाम के लिए क्या मौसर इक़दाम की ज़रूरत है? बिल्कुल, देखिए जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि दुनिया आगे बढ़ रही है, जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि गाड़ियाँ असरी होती जा रही हैं, जैसे हम देख रहे हैं कि इंजन पावरफुल होते जा रहे हैं लारियों के, और जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि एक्सप्रेस वेज का जाल जो है बिछता जा रहा है, सड़कें वसी और जो है रफ्तार बढ़ती जा रही है, तेज होती जा रही है, जिसके नतीजे में रफ्तार बढ़ रही है। और रफ्तार बढ़ने से हो क्या रहा है, देखिए पलक झपकते के काम होते हैं। 1 मिनट में अगर आपकी स्पीड बहुत हाई है, आप देखिए हर सड़क पे
इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि जब सड़कें बनती हैं और उन सड़कों पे जब बोर्ड लगते हैं, डाइवर्शन के बोर्ड हैं, डिवाइडर्स के बोर्ड हैं, या फिर जो है रहनुमाई के बोर्ड्स हैं, आपके जो है संगे मिल के जो है पत्थर वहाँ पे लगे हैं, उसके साथ साथ जो है आजकल तो इतनी असरी हो गई है सड़कें कि हर कदम पे आपको जो है रहनुमाई के लिए कोई ना कोई बोर्ड नज़र आ जाता है। या उन बोर्डों में एक बोर्ड ये भी होता है कि इस एरिया में आपकी स्पीड लिमिट कितनी होनी चाहिए। एक तो सबसे अहम बात यह है कि जो भी जो है ड्राइविंग कर रहा है उसको इस बात का पाबंद किया जाए कि उसकी स्पीड लिमिट कितनी होनी चाहिए। दूसरी बात यकीनन देखिए आमतौर पे होता यही है कि गाइडलाइन से हट के आप जब काम करते हैं, एक गाइडलाइन ये भी है कि आप शराब पी के गाड़ी नहीं चलाएंगे। ड्रंकन ड्राइवर का जो मामला है वो भी हादसात का बहुत बड़ा सबब बनता है, और हाई स्पीड का मामला भी हादसात का सबब बनता है। तो इस सिलसिले में यकीन देखिए पल भर में, आज देखिए आप सुबह की जो है इतनी दर्दनाक वाक़या, पल भर में 4 नौजवानों की मौत हो गई। ये मामूली बात है। देखिए चलती फिरती ज़िंदगी जो है एक लाश, मतलब ये कि लाशें मस्क हो जाती हैं जब हादसे होते हैं। हमने भी हादसे देखे हैं, आपने भी देखे हैं, किस तरह के जो है मंजर, जो मनाजिर वो हादसे के सामने आ रहे थे, गाड़ी मतलब चकनाचूर हो गई बिल्कुल। तो जो लोग अंदर बैठे हुए थे, जो नौजवान इस हादसे में हलाक हुए थे, उनकी क्या कैफियत होगी, उनकी क्या, उनके माँ बाप की क्या हालत। अहम सवाल ये है कि नौजवानों को इस बात की कतई फिक्र नहीं रहती जब वो घर से बाहर निकलते हैं, तेज रफ्तारी से गाड़ी चलाते हैं, चाहे वो कार में हो या स्कूटर पे हो, बाइक पे हो, जब चलाते हो तो इस बात की जरूर फिक्र है कोई नागानी वाक़या पेश आ गया तो मेरे वालिदैन पर, मेरे सरपरस्तों पर, मेरे हमदर्दों पर क्या गुजरेगी। अगर ये नौजवान सोच ले, क्योंकि नौजवानों मतलब देखिए बहुत सारे होश और हवास वाले नौजवान हैं, अक्ल वाले नौजवान हैं, समझदार लोग हैं, तालीमी याफ्ता लोग हैं। अब ये नौजवान जो इस हादसे में हलाक हुए तालिब इल्म है वो। जी बिल्कुल, ये सबसे बड़ा मसला यही है। देखिए आपको याद होगा कि हालिया दिनों शब बारात या शब मेराज के मौके पे 3 बच्चों ने, छोटे छोटे बच्चे थे, 18 साल 15 साल के बच्चे, एक मोटर स्कूटर लेके निकलते हैं और जो है वो जो मेरा आलम टैंक पे जो है नया जो फ्लाईओवर, बहादुरपुरा फ्लाईओवर बना, उस पर वाक़या पे पूरी स्पीड के साथ डिवाइडर से टकरा के तीनों के तीनों पूरे कम उम्र बच्चे, नाबालिग बच्चे थे, जो वालिदैन के जो मतलब चोरी पलक झपकते ही नौजवान लेके गाड़ियां निकल गए और नागाहानी वाक़े का शिकार हो गए। तो वो तो अफसोसनाक पूरे शहर में उसका वो वाक़े का गम था, वो वाक़े पर गम और गुस्सा था बहुत। तो यकीनन देखिए पुलिस अपनी जगह काम कर रही है, ट्रैफिक पुलिस के अपने अपने काम हैं, लेकिन इस सिलसिले में बेदारी पैदा करने के लिए NGOs को भी आगे आने की ज़रूरत है, समाज के जिम्मेदारों को भी आगे आने की ज़रूरत है। देखिए पुलिस अपना काम कर रही है, इस बात से इनकार पुलिस नहीं। सजा साहब, मैं यहाँ पर मैं माजरत चाहता हूँ आपसे, मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक नहीं करूंगा। महकमे जो पुलिस का जो ट्रैफिक पुलिस है, ट्रैफिक में गाइडलाइंस बनाने की जरूरत है, सख्त गाइडलाइंस। देखिए अगर किसी चीज को रोकना है तो उसके ऊपर सख्ती करने की जरूरत है। हम उम्मूमन देखते हैं बच्चों को नमाजों का अगर पाबंद बनाना है तो हम सख्ती करते हैं। बहुत सारे मामलात में खाने पीने की आदतों में एक रिवाज कायम करना है, एक रिवायत कायम करना है तो हम उसमें सख्ती करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम सख्ती करेंगे खास तौर पर नौजवानों के साथ, और वो नौजवान जिनके मतलब वालिदैन के साथ ये सख्ती अगर करते हैं, एक नए कानून नए गाइडलाइंस के साथ अगर इसके ऊपर सख्त अमल आवारी होती है तो यकीनन ये जो अम्मात है नागाहानी वाक़यात में, हादसात में, उसकी रोकथाम, उसका सदबाब मुमकिन है। सज्जाद साहब जी बिल्कुल, देखिए बहरहाल इस सिलसिले में बहुत जामे इस्लाहात की ज़रूरत है, इनकार नहीं किया जा सकता। दूसरे ये जो शराब पी के गाड़ी चलाने का मसला है, ये इस मसले पे भी देखिए ख़ास तौर पे जो है हमेशा कहा गया है कि जो ट्रक, अब जैसे कि इस हादसे में ट्रक का जो है जिक्र है, DCM वैन का जिक्र है या लारियों का जिक्र है, उनके हवाले से भी हमेशा ये खबरें आई हैं कि वो लोग जो है शराब पी के गाड़ी चलाते हैं और रफ्तार बहुत ही खौफनाक होती है, जिसके नतीजे में जो है हादसे भी बहुत खौफनाक होते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि एक पल का जो है मामला होता है, एक पल का जो है गफलत
एक पल का झटका एक खौफनाक जो है हादसे की शक्ल में सामने आता है। जाने तो जाती ही हैं, लेकिन उसके फिर असरात कितने दूर तक जाते हैं उसका अंदाज़ा नहीं है। तो ये बहुत ही अफसोसनाक खबर है कि आज जो है सुबह सुबह ये एक हादसा जो है सुनने में आया है। ये खबर तो बनी है, लेकिन इस खबर को आम लोग तो सरसरी तौर पे पढ़ के आगे निकल जाएंगे, या फिर टीवी में मुतासरीन जो है वो लवाहिकीन जो है मरने वालों के, उनके दिल पर दिमाग पर क्या गुजरेगी उसका अंदाज़ा करने की ज़रूरत है। और इस तरीके के वाक़यात को फिर मैं एक मरतबा दोहराऊंगा इस बात को कि इस तरीके के वाक़यात के सद्भाव के लिए, रोकथाम के लिए ट्रैफिक महकमे ट्रैफिक पुलिस को सख्त गाइडलाइंस जो है वो जारी करने की शदीद ज़रूरत है। सजा साहब, एक अहम खबर, पहला काफिला जो है हमारे हिंदुस्तानी कायदीन का जो है मुत्तहिदा अरब अमारात के लिए जाएगा। ये जो काफिला पहला जा रहा है, ये बैरून मुल्क में पाकिस्तान को मंजर आम पर लाना, पाकिस्तान को एक्सपोज करने के मकसद से जिस तरीके की बातें की गई थी, जिस तरीके से बताया गया था कि जो से हमारे मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन अरकान पार्लियामेंट, साबिक़ा वज़रा वगैरह के वफूद की तश्कील दिए जाएंगे, ये दुनिया भर में घूमकर पाकिस्तान को ये लोग एक्सपोज करेंगे। तो ये इसी मामले में एक नया वफद तश्कील दिया गया है। ये एक नाथ शिंदे की क़यादत में ये वफद जा रहा है मुत्तहिदा अरब अमारात को। तो ये एक नाथ शिंदे 3 टर्म के रुकन पार्लियामेंट भी हैं, और इस वफद में बीजेडी के लीडर जो हैं सस्मित पात्रा और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के ईटी मोहम्मद बशीर और साबिक़ा मिनिस्टर एस आहलूवालिया और साबिक़ा डिप्लोमेट सुजन चिनाय, ये लोग शामिल हैं। ये लोग जा रहे हैं ये वफद की शक्ल में। पहला ये वफद रवाना हो रहा है, और ये वफद मुत्तहिदा अरब अमारात जाएगा और पाकिस्तान को वहाँ पे एक्सपोज करेगा। जी बिल्कुल, देखिए जैसा कि हम देख रहे हैं कि हुकूमत ने जो है पार्लियामानी कमेटी कायम की है और 7 मुख्तलिफ वफूद को 7 मुख्तलिफ जो है मुल्कों में भेजने का फ़ैसला किया गया है, जिसमें जो है दुबई भी है, UAE भी है, सऊदी अरब भी है, अमेरिका भी है, यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक हैं, बरतानिया है, जर्मनी है। बहरहाल ताकतवर मुल्कों में जो है इन वफूद को भेजा जा रहा है। तो देखिए सबसे बड़ा मसला यही है कि हुकूमत इस बात को लेकर शाकी है कि हम पहलगाम में हम पे हमला हुआ, उसके जवाब में हमने ऑपरेशन सिंदूर किया पाकिस्तान के उन इलाकों में जहाँ पे दहशतगर्दी के मराकज़ थे, वहाँ पे हमने ऑपरेशन सिंदूर किया। फिर उसके बाद जो है पाकिस्तान बिला इश्तियाल फायरिंग करता है, शहरी इलाकों पे वो शलवारी शुरू कर देता है, यहाँ तक कि जम्मू शहर, श्रीनगर शहर और मुख्तलिफ़ शहरों को निशाना बनाया जाता है। यहाँ तक कि जो है पंजाब के शहर अमृतसर में गोल्डन टेम्पल को तक जो है निशाना बनाने की कोशिश की जाती है। इतना सब कुछ होता है। इतना सब कुछ होने के बाद अचानक ट्रंप का बयान आता है कि आज जो है 5 बजे से जंगबंदी हो जाएगी। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि ट्रंप सऊदी अरब के दौरे पे जाते हैं और सऊदी अरब में वो ये कहते हैं कि मैंने ट्रेड बंद करने की धमकी दी थी जिसकी वजह से जंग रुकी। तो ये जो मामला था यकीनन ये बहुत ही जो है मुतासिफाना जो है इसको हम कह सकते हैं कि मामला है कि एक मुल्क हम पे जो है दहशतगर्दाना हमला करता है, हम अपने दिफा में उस पर जो है उसके इलाकों में हम अटैक करते हैं। तो दुनिया अमेरिका दुनिया को जो समझा रहा है वही दुनिया समझ रही है। यूरोप और अमेरिका ये समझ रहे हैं कि इंडिया ने पाकिस्तान पे हमला कर दिया, मतलब कि उनके पास तो मैसेज यही है कि हमने पाकिस्तान पे हमला कर दिया। तो ये मैसेज, ये जो गलतफहमियाँ फैली हुई हैं उसको दूर करने के लिए इन अरकान पार्लियामान के वफूद भेजे जा रहे हैं। और हुकूमत ने भी तवक्को की है कि इस मुहिम के ज़रिए या फिर इस जो है सरगर्मी के ज़रिए हम जो अक़वाम आलम में जो गलतफहमियाँ फैली हुई हैं
उसको दूर करने में कामयाब हो जाएंगे। देखते हैं कि किस हद तक कामयाब होंगे। और मैं समझता हूँ कि इस तरीके की वजाहत की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिस तरीके का हमला दहशतगर्दों ने किया था, दहशतगर्दों का जवाबी मुंह तोड़ जवाब देना ये हमारा जिम्मेदारी है और ये हमारा हक है जिसका हमने इस्तेमाल किया था। तो खैर, एक खबर, ताज़ा खबर है सज्जाद साहब, ये निकलकर सामने आ रहा है। अशोका यूनिवर्सिटी का जो मामला चल रहा था, प्रोफेसर अली खान महमूद को जो गिरफ्तार कर लिया गया था, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक हुक्म जारी किया है और कहा है कि उन्हें फौरी अबूरी जमानत फराहम की जाए, उन्हें उबरी जमानत पर फौरी रिहा किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने आज सुप्रीम कोर्ट में उस मामले की सुनवाई थी। अली खान महमूद ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था इस मामले में। उन पर देश से गद्दारी का मुकदमा दर्ज किया गया था उनके एक फेसबुक पोस्ट पर। हालांकि उस फेसबुक पोस्ट के हवाले से बहुत सारे जिम्मेदारान ने, दानिश्वरों ने, सियासी कायदीन ने कहा था कि इसमें कोई भी ऐसी बात लिखी हुई नहीं है जिसके जरिए से आप ये कह सकते हैं कि उन्होंने गद्दारी की है। जी देखिए, बीजेपी के जिस लीडर ने जो है ये मुकदमा दर्ज करवाया था हरियाणा में, उसके बाद प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद का ये रद्देमल आया था। उन्होंने कमेंट किया था, तंजिया कमेंट किया था उन्होंने, कि वो समझ ही नहीं पाए मैंने क्या लिखा है जी। इनका अंग्रेज़ी में जो है एक लिखा हुआ जो है, अभी तो डिलीट कर दिया गया है, वो अभी जो है अवेलेबल नहीं है। उन्होंने जो है अंग्रेज़ी में एक जुमला लिखा था। उन्होंने कहा कि मैंने क्या लिखा वो समझ ही नहीं पाए। मैंने जो भी जुमला लिखा है उसमें कहीं भी हुब्बुल वतनी को चैलेंज करने वाली बात नहीं है। उसमें कहीं भी ये नहीं है कि मैंने मतलब वतन से गद्दारी की है या वतन से जो है वतन के खिलाफ कुछ लिखा है। उन्होंने कहा कि मैंने जो है एक वर्ड लिखा था, एक सेंटेंस लिखा था और वो समझ ही नहीं पाए। और उन्होंने अफसोस इस बात का किया कि पुलिस जो है केस डाल देती है, अंधा केस, मतलब है कि इस पे अंधा केस, गद्दारी का वतन से केस जो है दर्ज कर दिया जाता है। और हाई कोर्ट भी जो है उस केस में इनको अदालत पुलिस तहवील में दे देता है इंक्वायरी के लिए, बाकी के इंक्वायरी के लिए। तो खुद अशोका यूनिवर्सिटी के कई प्रोफेसर्स ने इस पे तशवीश जाहिर की है। ये जो कार्रवाई हुई है, उन्होंने कहा है कि आपने मतन को पढ़े बग़ैर, मतन को समझे बग़ैर, मतन के इस मतलब है कि इस कमेंट में इस ये जो भी इन्होंने जो है इज़हार ख्याल किया है उसकी जो है उसकी मतलब है कि बुनियाद तक पहुँचे बग़ैर, उसके मतन को समझे बग़ैर, उसकी बुनियाद तक पहुँचे बग़ैर जिस उजलत के साथ ये मुकदमा दर्ज किया गया है, ये तशवीश का बायस है। और इस बात पे भी तशवीश ज़ाहिर की गई है कि अगर सामने कोई मुसलमान है आपका मद्दे मुकाबिल, या फिर जो है अगर मुसलमान के ताल्लुक़ से आपको कोई केस करना होता है, तो आप जिस तरह के तासुब का मुज़ाहरा जो कर रहे हैं, जिस तरह का तासुब देखा जा रहा है, ये भी बहुत अफसोसनाक है। तो देखिए, सिर्फ अशोका यूनिवर्सिटी ही नहीं बल्कि मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर्स आगे आए और उन्होंने महमूदाबाद की जो है हिमायत में अपने बयान जारी किए। कपिल सिब्बल ने यह मुकदमा लड़ा है सुप्रीम कोर्ट। कपिल सिब्बल महमूदाबाद के लिए एक बड़ी राहत की बात है। दरअसल ये जो है इस तरीके की कार्रवाई जो है इजहार ख्याल की आज़ादी पर एक बहुत बड़ा कारज़रब है ये। और फिर जी देखिए, पुलिस महकमे को ये चाहिए कि जो भी FIR आपके पास दर्ज होती है वो किसी सियासी दबाव में आए बगैर उसकी तहकीक करे, उसकी तनकीद करे, उसके बाद फिर आप कार्रवाई करें। जब तहकीक और तनकीद पुलिस की जानिब से हो जाती है तो फिर कोई गुंजाइश पैदा नहीं होती। अगर सियासी दबाव में अगर आप कोई मुकदमा दर्ज करते हैं तो फिर इसी तरीके से अदालत है, अदालतों की जानिब से ये मामला निकल कर आते हैं और पुलिस को जो है इसमें बदनामी का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल सज्जा साहब, एक खबर ये है कि यूट्यूबर जो है ज्योति मल्होत्रा, उसने अपनी डायरी में इंकशाफ किया है कि पाकिस्तान का जो दौरा था ज्योति मल्होत्रा का, वो बड़ा जुनूनी और क्रेजी था। उस तफसीलात आई हैं उसकी एक टीवी चैनल के हवाले से ये खबरें निकल कर सामने आ रही है कि उसकी डायरी का इंकशाफ हुआ है। ये जो ज्योति मल्होत्रा है और 16 मई को उन्हें गिरफ्तार किया गया था। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और भारतीय न्याय संहिता के तहत उन पर मुकदमा दर्ज किए गए। उन्होंने अपने पाकिस्तानी दौरे को बड़ा क्रेजी कहा है। जी बिल्कुल, देखिए ये मतलब हमने गुज़िश्ता रोज़ भी इस पर बात की थी
कि वो इंडिया के भी मुख्तलिफ़ शहरों में जो है दौरा करके यूट्यूब पे जो है वीडियोस बना चुकी हैं, वो व्लॉग जो है वो यूट्यूब पे डाल चुके हैं। फिर वो पाकिस्तान भी गई थी, तो पाकिस्तान में भी जो है उन्होंने बहुत सारे, देखिए पाकिस्तान के शहर लाहौर की रेलवे स्टेशन का भी जो है लाहौर में वो डायरी में लाहौर में बहुत सारे कायदीन से लोगों से मुलाकात और पाकिस्तानी हुकूमत से उन्होंने अपील की है कि वो वहाँ पर जो मनादिर हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। डायरी में मेंशन है ये बातें, उसकी हिफाजत करे, वहाँ पे जो हिंदू लोग हैं उन लोगों के भी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। तो जैसे अपना टाइम हो रहा है, चलते चलते एक आखिरी खबर पर, बहुत अहम खबर, ज़रूरी खबर है, इस पर बात कर लिए क्योंकि बकरीद की ईद आ रही है, बकरीद आ रही है। बकरीद के हवाले से ये खबर निहायत ज़रूरी है। यहाँ पर भी हमने देखा है कि तेलंगाना में पिछले 10-11 सालों में जो गौ रक्षक, खुद साख्ता गौ रक्षक है, उनका जुल्म ज्यादती बढ़ गई है। अब ये देखिए, अब कल रात की बात है, बीबी नगर के रास्ते में, बीबी नगर से हैदराबाद आने वाले रास्ते में भैंसों को लेके आने वाले एक ट्रक ड्राइवर पर खुद साख्ता गौ रक्षकों ने हमला कर दिया। जी बिल्कुल, देखिए ये एक बहुत तशवीशनाक बात है और इस पे बहुत सख्ती से जो है कंट्रोल करने की ज़रूरत है। हुकूमत को चाहिए, देखिए बीजेपी वाली रियासतों में उनकी सरपरस्ती हो रही है, ये बात समझ में आती है, जबकि हमारे मुल्क का कानून कहीं भी किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं देता। तो इस मुल्क के कानून के मुताबिक तो ऐसे कोई रक्षक होने ही नहीं चाहिए। देखिए रक्षा की पुलिस होने के बावजूद, पुलिस की मौजूदगी के बावजूद, अदालतों की मौजूदगी के बावजूद ये खुद साख्ता गौ रक्षक, ये इनकी जरूरत नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, फिरक़ेवारियत फैलाने का काम। देखिए नफरत के अलावा ये जराइम की एक नई शक्ल है जी। हम तो यही कहेंगे कि जुर्म की एक नई शक्ल है। वो लोग डराते हैं, धमकाते हैं, लोगों से पैसे वसूल करते हैं, चाहे वो गाय है, चाहे वो बैल है, चाहे वो भैंस है, कौन ले जा रहा है, कहाँ ले जा रहा है, उनको कोई मतलब नहीं होता। हालांकि जब ये लोग ट्रांसपोर्ट करते हैं, मुंतकिल करते हैं मवेशियों को, तो उनके पास डॉक्टर्स की सनदें होती हैं, मवेशियों को मुंतकिल किस मकसद से वो ले जा रहे हैं वो तमाम चीजें मौजूद होती है। उसके बावजूद भी ये वाकया जो है लालागुड़ा ट्रैफिक सिग्नल चिलकलगुड़ा लिमिट हदूद के पुलिस स्टेशन हदूद में ये वाकया पेश आया है बीबी नगर के पास में। तो इस तरीके के वाकये हम पहले कभी तेलंगाना में नहीं सुनते थे। पिछले 10 सालों में बिल्कुल शिद्दत इख्तियार की है। केसीआर के दौर में भी जो है शिकायत की थी लोगों ने, और केसीआर हुकूमत से भी कहा गया था कि जानिब तवज्जो दें, ये बहुत ही संगीन मामला है। तो अब कांग्रेस हुकूमत को भी चाहिए कि इन पे नकील कसी जाए, पूरी आहनी शिकंजे से इनको जो है ख़त्म करने की ज़रूरत है, वरना ये जो वबा है, ये जो दहशत है, ये जो सूरत हाल है, ये माहौल को बिगाड़ने का काम करे। यकीनन आपने बहुत बेहतरीन इस्तेलाह पेश की है, वबा की जो इस्तेलाह पेश की है बहुत ज़बरदस्त हकीकत है। ये एक वबा है जो माशरे को, जो समाज को, जो रियासत को नासूर की तरह ये खा रही है। इस पर रोकथाम, ये जो गौ रक्षक के नाम पे, गौ रक्षा के नाम पे जो जुल्म, ज्यादती, तशद्दुद, मारपीट और ये हमलों का काम किया जा रहा है, इनकी रोकथाम निहायत ज़रूरी है। जी इन वाक़यात से रियासत की जो है आबो हवा यकीनन मुकद्दर हो रही है। तो नाजरीन, अब वक्त हो चला है सियासत टीवी के दीगर प्रोग्रामों से आप जुड़े रहे। हमारा ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा, आप अपनी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में अरसाल करें और सियासत टीवी की सारी टीम को अब दें इजाज़त। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़।